हेलो गाइज, वेलकम टू दिस चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और घर पे रह के अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। गाइज, इस सेशन में हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री। केमिस्ट्री तो गाइज इसके अंदर हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री। और अब सेशन को शुरू करने से पहले मैं बता दूं, जो ये सेशन है ये आपको हेल्प करेगा डिफरेंट डिफरेंट। जैसे कि अगर मैं बात करूँ सबसे पहले एसएससी के अंदर, तो एसएससी के जितने भी एग्जाम हैं, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीडी, एटसेट्रा, जितने भी एग्जाम है एसएससी के, उन सभी के अंदर आपको इससे हेल्प मिलेगी। और जो रेलवे के एग्जाम है, चाहे वो आपका हो एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरआरबी ग्रुप डी, सब के अंदर आपको इससे हेल्प मिलेगी। उसके बाद जो स्टेट के एग्जाम्स होते हैं, जो स्टेट के एग्जामिनेशंस हैं उनके अंदर, जैसे कि हरियाणा का हरियाणा पुलिस, क्लर्क, यूपी पुलिस, इन सभी एग्जामों के अंदर आपको इससे सहायता मिलेगी। यहाँ तक कि इससे आपको सहायता मिलेगी यूपीएससी का एग्जाम, यूपीएससी, टीडीएस, एफकेट, एनडीए में भी। उसके बाद और एग्जाम रहता है असिस्टेंट कमांडेंट। इन सभी एग्जामों के अंदर आपको इससे सहायता मिलेगी। तो चलिए बढ़ते हैं क्लास की तरफ और शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। तो गाइज, इस सेशन के अंदर देखिए पढ़ेंगे केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री शुरू करने से पहले मैं बताऊं, केमिस्ट्री होता क्या है। हम सबसे पहले हम बोलते हैं केमिस्ट्री, कोई भी बात हो, जैसे कि और उसके बीच क्या केमिस्ट्री है। तो ऐसे देखेंगे कि केमिस्ट्री होता क्या है, और ये वर्ड है जो केमिस्ट्री, ये कहाँ से आया है और केमिस्ट्री कैसे बनी है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं जो केमिस्ट्री वर्ड है। केमिस्ट्री जो केमिस्ट्री शब्द है, ये एक इजिप्टियन वर्ड है। एक इजिप्टियन वर्ड से बना है जिसका नाम है केमो। इसका मीनिंग होता है ब्लैक। इसका मीनिंग होता है ब्लैक कलर। ब्लैक कलर होता है, ठीक है, इसका मतलब होता है ब्लैक कलर। और जो अर्ली समय था, इसके अंदर जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री के को हम जानते थे केमेटेकिंग के नाम से। केमेटीचिंग के नाम से हम इसको पढ़ते थे। तो जो केमिस्ट्री है, सबसे पहले अगर मैं डिफाइन करूं इसको, केमिस्ट्री को, जो केमिस्ट्री है इसको कैसे डिफाइन करेंगे बोलिए। तो ये ब्रांच ऑफ साइंस है। इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस in which we study about the law of mutual composition, POS, म्यूचुअल कंपोजिशन ऑफ, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं स्टडी अबाउट द लॉ ऑफ म्यूचुअल कंपोजिशन ऑफ मैटर। म्यूचुअल कंपोजिशन ऑफ कोई भी रिएक्शन, जैसे कि जब हम सब्जी बनाते हैं तो उसके अंदर भी हल्दी डालते हैं, मिर्ची डालते हैं, नमक डालते हैं। इनकी जो रिएक्शन होती है वहाँ पे भी देखो केमिस्ट्री लगती है। जो भी नेचर के अंदर हर जगह पे केमिस्ट्री लगी हुई है। जैसे कि हम सब्जी बनाते तो उसके अंदर केमिस्ट्री लगी हुई है, और जो लोहा है उसके ऊपर जंग लगता है उसके अंदर भी केमिस्ट्री है।
काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं, आप अपने आसपास जो नेचर के अंदर देखते हैं वहाँ पे कहीं ना कहीं जगह पे किसी न किसी जगह पे किसी न किसी रूप में केमिस्ट्री लगी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो केमिस्ट्री का जो बेसिक, जहाँ से केमिस्ट्री शुरू होती है वो है एटम। अभी बात करते हैं एटम की। तो एटम होता क्या है? एटम होता क्या है? एटम क्या होता है? चलिए इसको पढ़ेंगे हम, एटम क्या होता है। तो बोलिए। देखो जो एटम है ये होता है, वह सबसे छोटा पार्टिकल, सबसे छोटा से छोटा पार्टिकल जिसको हम और टुकड़ों में न तोड़ सके, ये डिफाइन किया था कि ये एटम होता है। बट अगर मैं इसके साइंस की लैंग्वेज में इसको अगर मैं डिफाइन करूं तो वह छोटे से छोटा पार्टिकल जो नेचर के अंदर फ्री एग्जिस्ट नहीं कर सकता, बट केमिकल जो रिएक्शंस होते हैं, जो रिएक्शंस होते हैं, जो क्रियाएं होती हैं, उनके अंदर ये टेक पार्ट करता है, उनके अंदर भाग लेता, तो उसको बोलते हैं एटम। अभी बात करूं जो एटम, तो इसके बात करता हूं मैं एटम। एटम को मैंने डिफाइन किया। एटम का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? जो ये होता है न्यूक्लियस, इसके अंदर होता है पॉजिटिव चार्ज, और ऐसे ऐसे करके ये होते हैं सेल। सेल इनको बोला जाता है, या फिर इसको बोलते हैं ऑर्बिट। ऑर्बिट पाथ होता है। और ये यहाँ पे होता है न्यूक्लियस, पॉजिटिव चार्ज। और ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन करते हैं रिवॉल्व। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं चारों तरफ। ये हैं इलेक्ट्रॉन इसमें रिवॉल्व कर रहे हैं ऐसे करके, चारों तरफ इसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। और अगर मैं बात करूं न्यूक्लियस से जो लास्ट सेल है उसके बीच की जो डिस्टेंस है, इसको बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। इसको बोलते हैं माय डियर एटॉमिक रेडियस। तो न्यूक्लियस से जो लास्ट सेल है, जो लास्ट ऑर्बिट है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, उसकी जो ये दूरी है सेंटर से लेकर, इसको बोल देंगे एटॉमिक रेडियाई। ठीक है, इसको बोलते हैं एटॉमिक रेडियाई। उसके बाद जो एटम है उसका साइज कितना होगा? साइज, जो एटम है उसका साइज कितना होता है, तो इसको लिख लेंगे। जो इसका साइज होता है वो 10⁻⁻10 मीटर, रेडियस का साइज 10⁻⁻10 मीटर। और अगर मैं इसको डिफाइन करूं अंगस्ट्रोम में, तो ये इक्वल टू होता है 1 अंगस्ट्रोम। और अगर अंगस्ट्रोम के अगर आप डिनोट करेगा, ऐसे करके उसको डिनोट कर देंगे एंगस्ट्रोम। ठीक है, तो बढ़ते हैं इससे आगे एक स्टेप, उस और इसको लिख लेंगे हिंदी में। अगर आप लिखोगे तो इसको बोलते हैं परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या। ठीक है, उसके बाद जो आया एसआई यूनिट, क्या होती है इसकी? तो जो एसआई यूनिट है वो अंगस्ट्रोम मैंने बता भी दिया। वैसे एसआई यूनिट ऑफ एटॉमिक रेडियाई, रेडियस, वो हमने बात की क्या? अंगस्ट्रोम होती है इसकी एटॉमिक रेडियाई की यूनिट। उसके बाद पढ़ते हैं एक स्टेप में अगर आगे बढ़ाऊं, तो यहां पे देखो स्ट्रक्चर, और वहां से अगर लास्ट में एक बार क्वेश्चन पिक करेंगे कि कैसे कैसे यहाँ से क्वेश्चन आए हैं। बस आप एक बार इसको अच्छे से करते रहे, और बाद में जो बाकी भी क्लासेज होंगी उसके अंदर मैं हर क्लास में इसके क्वेश्चन भी डिस्कस करता रहूँगा। जैसे कि आज मैंने थ्योरी करवाई है, तो जब भी ये चैप्टर कंप्लीट होगा तो उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसके क्वेश्चन जो डिफरेंट एग्जामिनेशंस में आए हैं। मैंने अच्छे क्वेश्चन जो काफ़ी सारी बुकों को मैंने एनालाइज किया, और वहाँ से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने एक जगह पे लिख लिए हैं, और वो मैं आपको करवाऊंगा। और अगर आप इनकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो जो इनकी पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, और चैनल जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा। तो वहाँ से जाकर आप
टेलीग्राम चैनल से इसकी PDF भी ले सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, और आगे हम बात करेंगे इसमें स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अगर इसकी बात कर स्ट्रक्चर ऑफ एटम की, तो जो इसका सेंट्रल पार्ट होता है एटम का, जैसे कि हमने पढ़ा था, इसका ये है ऐसे करके, और इसके चारों तरफ ऐसे ऐसे ये सेल्स हैं, सेल है ऐसे कर, और इसके अंदर हमने पढ़ा कि जो बीच में होता है, और जो न्यूक्लियस होता है इसके अंदर होता है एक तो प्रोटॉन होता है और एक होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो करते हैं इसके चारों तरफ रिवॉल्व। इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ करते हैं रिवॉल्व इस तरह, इसमें ऐसे कर इलेक्ट्रॉन, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, और जो प्रोटॉन होता है उसके ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, और जो न्यूक्लियस होता है ये क्या होता है, बोलिए इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। अभी बढ़ते हैं आगे जहाँ पे मुद्दा था हमारा। तो हमने बात की जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर एक तो होता है प्रोटॉन जो पॉजिटिव पार्टिकल होता है, और एक होता है न्यूट्रॉन जिसके ऊपर न्यूट्रल होता है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, इसके ऊपर कोई आवेश नहीं होता है। और अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है ये इसको कर देते हैं बैलेंस, तो ऐसे करके ये जो एटम है ये बैलेंस रहता है। उसके बाद अभी मैं बात करूं कि जो एटम है वो बनता कैसे है। एटम, तो इसको मैं डिफाइन कर दूंगा, एटम इज मेड अप ऑफ न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ये जो तीन पार्टिकल्स हैं इनसे मिलकर बना होता है कौन, एटम। अभी ये तीन पार्टिकल हैं, ये भी किसी पार्टिकल से मिलकर बने होंगे, क्योंकि ये भी तो छोटे पार्टिकल हैं। अभी जो ये तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन जो प्रोटॉन है ये काफी छोटे पार्टिकल होते हैं, इनसे भी छोटे एक और पार्टिकल होता है, वो होता है क्वार्क। बात करें अगर क्वार्क की, जो सबसे छोटा पार्ट है जो केमिस्ट्री के अंदर, जो साइंस के अंदर पढ़ते हैं, वो होता है क्वार्क। सबसे जो छोटा पार्टिकल है वो होता है क्वार्क। एक बार क्वार्क, जो क्वार्क होता है सबसे छोटा पार्टिकल होता है, जिसके ऊपर जो क्वार्क होता है इसके टू टाइप होते हैं। टू टाइप होते हैं, एक तो होता है अप क्वार्क, और दूसरा होता है डाउन क्वार्क, और दूसरा हो गया डाउन क्वार्क, ठीक है। और जो क्वार्क होता है इसके ऊपर फ्रैक्शन चार्ज होता है, और वो फ्रैक्शन चार्ज होता है 2/3। और जो डाउन क्वार्क होता है इसके ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है -1/, डाउन क्वार्क को आप याद कर सकते हैं नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। ऐसे हमने पढ़ा जो न्यूक्लियस, हमने सबसे पहले पढ़ा एटम। एटम 3 पार्ट से मिलकर बना है, और जो फिर 3 पार्टिकल्स हैं उसके अंदर भी तो कुछ छोटे पार्टिकल होंगे, और जो केमिस्ट्री के अंदर हम पढ़ते हैं कि जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है नेचर के अंदर वो होता है क्वार्क। और जो क्वार्क होता है वो होता है उसके ऊपर जो आवेश होता है, जो चार्ज होता है वो होता है फ्रैक्शनल चार्ज होता है उसके ऊपर। इट मीन्स जो अप क्वार्क हमने दूसरा पढ़ा अप क्वार्क, और उसके बाद करा डाउन क्वार्क। अप क्वार्क होता है उसके ऊपर 2/3 चार्ज होता है, और जो डाउन क्वार्क होता है उसके ऊपर होता है 1/3 चार्ज होता है। उसके बाद अभी हमने बात की थी किसकी, न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस के ये एटम है, इसके चारों तरफ जो ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे करके रिवॉल्व कर रहे हैं, ऐसे कर, और ये होता है न्यूक्लियस। अभी जो न्यूक्लियस है वो कैसे बना है, अभी जो न्यूक्लियस है ये न्यूक्लियस बना है 3 पार्टिकल से मिलके, और जो तीनों पार्टिकल हैं वे होते हैं क्या, क्वार्क। और तीनों पार्टिकल होते हैं क्या, क्वार्क। और जो क्वार्क होते हैं, अभी क्वार्क तो 2 हैं, कौन से कितने क्वार्क होंगे, किन किन क्वार्क से मिलकर बना होता है। जो प्रोटॉन होता है उसके अंदर 2 तो होते हैं, कौन से, अप क्वार्क। अब जैसे कि अगर आप देखोगे ना ऐसे करके, तो इसके ऊपर चार्ज होता है न्यूक्लियस के ऊपर,
जो प्रोटॉन के ऊपर, इसके ऊपर तो बिल्कुल, प्रोटॉन के ऊपर तो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो चार्ज होता है वो कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻, कूलम, इतना चार्ज होता है। और अगर आपको इसको अप्रोक्स देखोगे ना, तो आप इसका जो चार्ज होगा वो 1 के इक्वल आएगा। तो इसी तरह इसको अप्रोक्स लेते हैं, और इसके अंदर जो होते हैं वो 2/3, ये दो तो होंगे क्या, अप क्वार्क, और एक होगा कैसा क्वार्क, डाउन क्वार्क, एक होता है डाउन क्वार्क। तो अगर आप एडिशन लगाओ तो इस प्रकार मैं बोल सकता हूं, जो प्रोटॉन है वो कैसे बनता है माय डियर, जिसके अंदर होते हैं दो तो अप क्वार्क होंगे और एक होता है क्या, डाउन क्वार्क होगा, जिससे कि क्या बनता है, न्यूक्लियस। अभी न्यूक्लियस के, सॉरी न्यूक्लियस नहीं, यहाँ पे क्या आएगा, प्रोटॉन, न्यूक्लियस के अंदर तो प्रोटॉन है, प्रोटॉन, प्रोटॉन बनता है इससे। ठीक है, अब मैं बात करूं किसकी, न्यूट्रॉन की। अभी जो न्यूट्रॉन है वो कैसे बनता है, न्यूट्रॉन कैसे बनता है, अभी साफ साफ बात है, जो जो न्यूक्लियस है उसके अंदर एक तो होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। अभी हमको पता है जो न्यूट्रॉन होता है वो तो होता है न्यूट्रल, और जो प्रोटॉन होता है उसके ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद अभी देखो हमने बात करी न्यूट्रॉन की, करते हैं अभी बात न्यूट्रॉन की, एन एन न्यूट्रॉन। जो न्यूट्रॉन होता है वो बनता है दो डाउन क्वार्क से प्लस 1 अप क्वार्क से, +1 अप क्वार्क से, +1 अप क्वार्क से बनता है। ठीक है, तो अभी देखो आप ऐसे करके इसके देखो आप, 1/3, 1/, +2/, अगर आप इसका लगाते हो एडिशन तो ये इक्वल आएगा। तो इससे प्रूव हो गया कि जो न्यूट्रॉन है उसके ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, जो न्यूट्रॉन है उसके ऊपर होता है माय डियर कैसा चार्ज, सॉरी जीरो चार्ज होता है, वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो यहां तक हमने बात की एटम की, एटम के बाद हम आए एटम का स्ट्रक्चर पे, और इसके स्ट्रक्चर के अंदर ही हमने पढ़ा प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, ये 3 पार्टिकल से मिलकर बना होता है। और उसके बाद जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर हमने पढ़ा न्यूक्लियस एंड प्रोटॉन। प्रोटॉन होता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो प्रोटॉन होता है वो बनता है किस किस से मिलके, दो तो जिसके अंदर होते हैं अप क्वार्क और एक होता है डाउन क्वार्क। चलिए उसके बाद देखते हैं आगे, बात करते हैं अभी साइज, साइज की बात करते हैं न्यूक्लियस का, साइज की, जो साइज होता है न्यूक्लियस का वो कितना होता है, साइज होता है वो कितना, जो साइज होता है, जो इसका आकार होता है वो कितना होता है, साइज इसका 7⁻⁻15, 10 की शक्ति -15 मीटर इसका होता है क्या, साइज, इसका साइज होता है इतना, न्यूक्लियस का। इसको हिंदी में बोलते हैं नाभिक की त्रिज्या, नाभिक त्रिज्या कितनी होती है यार, 10⁻⁻15, और ये होती है नाभिक की त्रिज्या। उसके बाद जो एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट क्या होती है, नाभिकीय त्रिज्या की, नाभिक की त्रिज्या की एसआई यूनिट, और इसको हिंदी में बोलते हैं रेडियस, न्यूक्लियस की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, फर्मी। ध्यान रखना है आपने क्या, फर्मी। सीधा सीधा क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो नाभिक की रेडियस होती है, जो नाभिक की त्रिज्या होती है, उसकी जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है, इसकी जो फुल फॉर्म होती है स्टैंडर्ड यूनिट। ठीक है, क्या हो जाएगी ये, एसआई यूनिट ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस, तो ये हो जाएगी क्या, फर्मी। उसके बाद बात करते हैं हम न्यूक्लियस की, बात कर रहे हैं हम आगे की। जो न्यूक्लियस होता है वो
कैसे बना, किसने बनाया और किसने इन्वेंट करा। तो जो न्यूक्लियस है वो इन्वेंटेड बाय रदरफोर्ड, इन्वेंटेड बाय रदरफोर्ड by परफॉर्मिंग अल्फा, इसको बोलते हैं अल्फा। जिसका बैकग्राउंड साइंस नहीं है उसको को बता दूं मैं, इसको बोलते हैं अल्फा, अल्फा, ठीक है, अल्फा, अल्फा स्कैटरिंग से। तो उन्होंने जो रदरफोर्ड था इसने बताया था न्यूक्लियस के बारे में, इसने एक रदरफोर्ड बताया था अल्फा स्कैटरिंग प्रकीर्णन एक, क्या बोलते हैं इसे, अल्फा प्रकीर्णन क्या बोलते थे इसको, जैसे कि अगर आप इन्वेंट कर रहे हो तो मॉडल बोल सकते हैं इसको, या फिर प्रयास, क्या बोलते हैं इसको, एक मिनट, वर्ड नहीं है मेरे पास। तो देखो एक बार ध्यान आएगा तब मैं आपको बताता हूँ इसका, ठीक है। उसके बाद देखो जो इस और इसके अंदर क्या होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो होता है ये बंधे होते हैं किससे, न्यूक्लियर फोर्स से, न्यूक्लियर फोर्स। और जो सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है यही होती है ब्रह्मांड के अंदर, न्यूक्लियर फोर्स जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है, तो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स भी लिख सकते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ। उसके बाद देखो आप, अभी बात की, अगर मैंने बात की स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स की, तो जो वीकेस्ट फोर्स है, वीकेस्ट फोर्स है वो क्या होगी, ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल, वीकेस्ट फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। अभी जो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है, जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर एनर्जी कहां से आती है, जो न्यूक्लियस है उसके अंदर होता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो इसके अंदर होती है एक रिएक्शन फ्यूजन, के अंदर होती है एक रिएक्शन फ्यूजन, इसको बोलते हैं विखंडन, विखंडन अभिक्रिया, विखंडन रिएक्शन इसके अंदर होती है, जिससे यहाँ पे मिलती है इसको एनर्जी। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, ये 100 ग्राम का एटम है, ये टूटेगा 10 ग्राम के अंदर, और जो ये टूटेगा ना अगर, तो ये पूरा 100 नहीं बनेगा, ये जैसे कि मैंने मान लिया ये बन गया 9 ग्राम, तो जो 10 था वो गया, उसकी बन गई क्या, एनर्जी। तो इस तरह से जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर एनर्जी है, जो न्यूक्लियर फोर्स है, वो इसको बांधे रखती है, इसके अंदर एक रिएक्शन होती है क्या, फ्यूजन, इससे ये आपस में बंधे रहते हैं, ठीक है। अभी मैं बात करता हूं, जो वोल मास होता है वो मास इलेक्ट्रॉन का होता है, प्रोटॉन का होता है, या फिर कैसे, क्या ये अरेंज होता है, और ये कैसे, क्या क्या हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं कि मास जो होता है एटम का वो कहाँ होता है। तो आपको ध्यान रखना है, सीधा सीधा क्वेश्चन के अंदर आपको ऐसा पूछा जा सकता है आरआरबीडी ग्रुप के अंदर, एनटीपीसी के अंदर, क्योंकि वहां पे जो साइंस का वेटेज है वो काफी ज्यादा है। तो लिख लेंगे होल मास ऑफ एटम इज ऑलवेज मास ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। मैंने वो बता दिया, न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियर फोर्स होती है वो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होती है। अभी बात करते हैं, हम बात कर रहे थे किसके, स्ट्रक्चर की, इसके अंदर ये ऐसे करके होते हैं ये सेल,
इसके अंदर ऐसे करके होते हैं ये सेल, ऐसे ऐसे सेल इसके, ठीक है। तो देखिए अभी जो सेल होती हैं इनको नाम दिया जाता है। अगर मैं बात करूं जैसे कि कोई भी इनको जो सेल हैं पढ़ने के आसानी के लिए इसको दे दिया E L M N O N E, और ऐसे ऐसे चलता जाएगा इसका सेल के नंबर। तो इस तरह हम डिनोट करते हैं सेल को। कैसे मैंने डिनोट कर दिया, जैसे कि पहली सेल को, तो सेल होती है उसके अंदर जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं फर्स्ट सेल के अंदर होते हैं, के अंदर वो 2 होता है, और जो एल है इसके अंदर होता है 8, 18, उसके बाद आगे आएगा फिर 32, और इसी तरह ओ के अंदर आएगा फिर 50, और इसके अंदर आएगा 7। अभी आप देखोगे कि इसको इतना याद रखना तो इतना है नहीं। अभी याद कैसे रखेंगे, इसके लिए एक फॉर्मूला बना दिया, एक सिंपल फॉर्मूला बना दिया। इसको हम लिख सकते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लास्ट सेल, या फिर सेल, या फिर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होता है 2n²। जैसे कि अगर मैं बात करूं, अगर सेल पहली है तो इसके अंदर देखोगे आप 1 का स्क्वायर ये आ। अगर फिर इसी तरह अगर आप लिखते हो सेल के अंदर बात करते हैं दूसरी के अंदर, तो 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, और ये आ जाएगा 8, 2 इंटू 9 339, और ये हो जाएगा 18। इस तरह आप अप टू सोन आप चलते जाएंगे, और सेल को भी कितने जो इलेक्ट्रॉन है लास्ट सेल के अंदर वो भी आप यहां से देखते चले जाओगे। उसके बाद यहां पे हमने देखा जो इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, उसका एक फॉर्मूला देख लिया हमने। वो देखा भाई क्या होता है, वो 2n² होता है। और जो यहाँ पे जो n होता है, जो n होता है इसको बोलते हैं ऑर्बिट नंबर। n होता है इसको बोलते हैं, जैसे कि हमने देखा अगर ऑर्बिट का नंबर दूसरा है तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होंगे, तो n है इसको बोलते हैं ऑर्बिटल नंबर, ऑर्बिट नंबर। और एक होता है फिर अगर मैं डिनोट करूं n² को पूरे को, तो n जो स्केयर होता है उसको बोलते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल। अभी आप कहोगे कि एक तो होता है ऑर्बिट और एक होता है ऑर्बिटल। ऑर्बिट ऐसे लिखो, ऑर्बिटल, ऑर्बिटल, ऑर्बिटल। अभी जो मैं अगर आपसे कहूं कि जो ऑर्बिट क्या होता है और ऑर्बिटल क्या होता है, तो एक बार आप देखो ऐसे करके, मैं बोलूं कि सर्कल, एक होता है स्फीयर, सफियर। तो क्या क्या डिफरेंस होता है, तो ये इसके अंदर होता है ये 2D होता है, तो सेम डिफरेंस है यही ऑर्बिट और ऑर्बिटल के अंदर होता है। तो ऑर्बिट होता है ये 2D होता है, और जो ऑर्बिटल होता है 3D होता है। ऐसे करके आप देखो और याद करो, ठीक है। उसके बाद मैं पढ़ूं अगर आगे, देखो अभी देखिए, और जो ये फॉर्मूला है ये उसके बाद देखो आप, हमने बात कर ली जैसे कि पी के अंदर अगर मैं लूँ n बराबर 1, पी के अंदर तो सॉरी 6 होगा यहाँ पे, और इसको देखो 6 6 36, और इसे आगे आप ऐसे ही बढ़ते जाओगे, n इक्वल टू 8 लिया तो भी 8 8 64, और यहाँ से आ जाएगा 8। यहाँ से आप कितना भी निकालो, आप यहाँ से आप आसानी से निकाल लोगे। एग्जाम के अंदर इस यहाँ से आपको ऐसे भी क्वेश्चन मिल सकता है कि आपसे कोई भी सेल दिया होगा, क्यू दिया होगा, और आपको वहाँ पे देखना पड़ेगा, या फिर वहाँ पे ऑर्बिट नंबर दे देगा आपसे और पूछ लेगा मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस सेल के अंदर कितना होगा। ठीक है, यहाँ से आप ऐसे करके आप निकाल लोगे। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक आया वो आया एटॉमिक मॉडल। एटॉमिक एटॉमिक और इसको बोलते हैं हिंदी में क्या, परमाणु, परमाणु मॉडल। परमाणु बोलते हैं हिंदी में, ठीक है।
जो परमाणु मॉडल है, जो एटॉमिक मॉडल है, ये दिया किसने था? तो ये दिया था किसने? इन्वेंटेड करा था किसके द्वारा? जे जे थॉम्सन के द्वारा। और इस मॉडल को एक अदर नाम दिया गया है प्लंग पडिंग मॉडल। प्लंग पडिंग मॉडल, प्लिंग मॉडल। और इसको एक अदर नाम दिया था वाटरमेलन मॉडल। एक दूसरा नाम दे दिया इसको वाटरमेलन मॉडल। इसी तरह इसे जो इन्होंने अपना सिद्धांत बताया कि ऐसा ऐसा एटम है, उसका स्ट्रक्चर होगा, उसके बाद फिर आगे आगे भी बहुत से सिद्धांत आते गए। और उसके बाद देखेंगे जो सबसे ज़्यादा एप्लीकेबल हुआ, जो मॉडल एप्लीकेबल हुआ वो कौन सा था। तो देखो अभी जो नेक्स्ट मॉडल आए, वो नेक्स्ट मॉडल ऐसे थे। एक मॉडल दिया किसने? रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड, इसको बोला जाता है रदरफोर्ड मॉडल। एक दूसरा और मॉडल आया, नेल बोहर मॉडल। नेल बोहर मॉडल, इसको बोहर मॉडल भी बोलते हैं, मॉडल। एक और आया फिर क्वांटम मॉडल। क्वांटम मॉडल, क्वांटम मॉडल, फिर आया क्वांटम। क्वांटम मॉडल, क्वांटम मॉडल। क्या हो गया यार? क्वांटम मॉडल। जो सबसे ज्यादा एप्लीकेबल था वो था नील बोहर मॉडल। अगर ऑप्शन में आपको दिखे दोनों, रदरफोर्ड और ये, तो दोनों हो जाएगा आंसर। अगर ऑप्शन में ए बी बोथ हो तो ये आपको दोनों लगाने हैं। अगर ये दिखे नील बोहर अगर उसके अंदर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नील बोहर मॉडल। जो फिर उसके बाद हम बात करते हैं एटॉमिक थ्योरी की। एटॉमिक थ्योरी, एटॉमिक थ्योरी, राइट। एटॉमिक थ्योरी की बात अगर मैं करूँ, एटॉमिक थ्योरी, एटॉमिक थ्योरी, एटॉमिक जो थ्योरी है वो गिवन थी किसने? गिवन बाय डाल्टन। इसको बोला जाता है एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन, या फिर डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। इसने क्या बताया? डाल्टन एटॉमिक जो थ्योरी है, इसने बताया था मास नंबर एंड मास नंबर के बारे में बताया। और जो इसकी देखो अभी जैसे कि उन्होंने बताया एटॉमिक नंबर के बारे में और मास नंबर के बारे में। एटॉमिक नंबर अगर आप इसको ऐसे देखो, अगर एटॉमिक नंबर आपका है E1, अगर एटॉमिक नंबर आपने किसी एटम का देखा वो है E1, तो उसका आप मास होगा वो होगा सीधा सीधा 2 से लगा दो गुणा उसको एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर से सीधा सीधा इसको लगा दो 2 से गुणा। अगर ओड है तो इसको आप ऐसे करो 2 इंटू 2 इंटू एटॉमिक नंबर प्लस 1। ये अभी ये सिर्फ 20 एलिमेंट्स तक लागू है। जिन एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर 20 तक है, टिल 20 तक है, वहां तक ये एप्लीकेबल है बस। ऐसे करके देखो अभी, ये सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन पे नहीं लगेगा, सॉरी 4 एलिमेंट्स पे नहीं लगेगा, एक्सेप्ट हाइड्रोजन और ये चारों एलिमेंट, क्लोरीन, नाइट्रोजन,
बेरियम, ये चारों एलिमेंट्स हो जाएंगे। ये इन एलिमेंट्स के ऊपर ये नहीं लगेगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं, देखो एक मिनट, ये आप इसको देखो, एक मिनट मैं इसको करता हूं इरेज। देखो कार्बन, अगर मैं बात करूं कार्बन की, एटॉमिक नंबर होता है इसका 6। अभी अगर ये इवन है, देखो इवन है तो इसको सीधा सीधा लगा दो 2 से गुण। फिर उसके बाद आया नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है, लास्ट क्वेश्चन है, एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है 7। अभी ये है ओड, ये है कैसा ओड, बट हमने तो पढ़ा था कि जो नाइट्रोजन है उसके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। तो अदर देखो, एक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। अभी है ये कैसा इवन, तो इवन है तो ये हो जाएगा। हाँ, उसके बाद अगर मैं बात करूं फ्लोरीन की, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9, और अगर ये है अभी ओड, बट हमने पढ़ा था इसके ऊपर तो ये एप्लीकेबल है नहीं। फ्लोरीन तो नहीं था शायद, नहीं फ्लोरीन नहीं था, इसके ऊपर एप्लीकेबल है। देखिए तो ये हो जाएगा, इसका एटॉमिक नंबर है 9, और ये फिर इसको अगर मैं देखता हूं 9 इंटू 2 + 1, और ये हो जाएगा 19, यहाँ से सॉरी यहाँ से, ठीक है। तो दोस्तों यही थी आज की क्लास, और आज का ये लास्ट था टॉपिक। तो मिलते हैं ऐसी ही एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।